नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो तालिबान का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश को पता ही नहीं है कि इस नाजुक मसले पर सरकार यानी मोदी सरकार क्या सोच रही है या कौन सा फैसला मोदी सरकार लेने वाली है। देश के मुखिया इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और वहीं अलग अलग नेता अपनी राय देने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। ये बात काफी परेशान करने वाली है दोस्तों कि और होनी भी चाहिए कि इस मसले पर धार्मिक कार्ड भी धड़ल्ले से खेला जा रहा है। तालिबान की कट्टरता को एक समुदाय तक सीमित नहीं करके रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल देश में तालिबान का नाम लेकर सांप्रदायिक सियासत की जा रही है और सत्ताधीश इस ओर से भी मौन ही हैं। यानी कि मोदी सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है और तमाशा देख रही है। सरकार की ये चुप्पी कई संदेहों को जन्म देती है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से भारत पर राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक सभी तरह से असर पड़ेगा, लेकिन इन सब को छोड़कर बहुत से नेताओं को इस वक्त भावी चुनाव शायद दिख रहे हैं जिसमें तालिबान के नाम पर धार्मिक कार्ड खेलकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और यही यहां समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव होंगे आने वाले समय में, खासकर 5 राज्यों के चुनाव, उन चुनावों में जो धार्मिक कार्ड खेला जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी क्या ठीक होगा कि तालिबान के नाम को लेकर के अगर धार्मिक कार्ड खेला जाए। और कुछ ऐसे बयान पिछले दिनों आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। कोई कहता है कि तालिबान, आपको अगर पेट्रोल सस्ता चाहिए तो तालिबान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। कोई बोलता है कि टीएमसी के लोगों को तालिबान की तरह मजा चखाना है। कोई बोलता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मतलब विपक्ष के मुखिया हैं, वो तालिबानी स्टाइल में काम कर रहे हैं। कोई बोलता है कि तालिबान को लेकर के सरकार जो है वो अपना रुख साफ करे। तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार हैं सबके, और उन विचारों और बातों पर देश की राजनीति और देश के अंदर की जो पूरी की पूरी जो सियासत चल रही है, जो पूरा का पूरा जो देश का की जो बागडोर जो सरकार संभाली हुई है, वो क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ चल रहा है, यही सब कुछ समझने की कोशिश यहां करेंगे हम इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे साथी जुड़ेंगे हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले आज पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि, और खासकर आप जानते हैं कि पीडीपी मुखिया जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पीडीपी की मुखिया भी हैं, महबूबा मुफ्ती। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान को देखिए आप, वहां जो कुछ भी चल रहा है, जो स्थितियां वहां हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जहां से महाशक्ति अमेरिका जो है वो अपनी सेना वापस उसे बुलानी पड़ी, अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर वापस नहीं आती है और बातचीत शुरू नहीं करती है तो देश की बर्बादी होगी। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता हैं और उनके बयान का आम नागरिक पर भी, आम जनता पर असर पड़ता है, पड़ेगा, ये वो अच्छी तरह से जानती हैं। कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले से उन्हें तकलीफ है, ये जग जाहिर है, और इसका विरोध करने का उन्हें पूरा हक भी है। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने का उदाहरण कश्मीर के संदर्भ में देना क्या सही है, यह भी एक सवाल यहां पे पैदा होता है। लेकिन उसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा है, आइए उसे देख लेते हैं सबसे पहले कि आज महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। हालांकि सिर्फ महबूबा मुफ्ती का मामला नहीं है, इस पूरे कार्यक्रम में आपको बता दूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग सियासत कर रहे हैं नेताओं का, इसलिए हम कह रहे हैं कि पड़ोस में तालिबान और देश में घमासान। तो क्या कुछ हो रहा है देश में, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा मैं चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो आज बयान दिया है उसको सबसे पहले सामने लेकर आइए, उसे दिखाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिर अपने तमाम साथियों से, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उन लोगों से भी आप सबका परिचय करवाऊंगा, और साथ साथ आप जो तमाम हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जो लोग जुड़ गए हैं, जैसे असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं, बादर आलम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उर्मिला नायक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विवेक कोरी है हमारे साथ, विष्णु प्रसाद यादव जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र मलिक जुड़ गए हैं हमारे साथ में, सुभाष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवन चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र मलिक तो जुड़े हुए हैं ही, उर्मिला जी जुड़ी हुई हैं। तो तमाम साथियों आप सब जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए महबूबा मुफ्ती का एक महत्वपूर्ण बयान आज का सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने तमाम साथियों से, पैनलिस्टों से भी आप लोगों का परिचय करवाएंगे। आइए सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं।
ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा, गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ। वो इल्हाक कब हुआ जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जो बड़े ही सेक्युलर थे, बड़े ही डेमोक्रेटिक थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते थे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपका तशक्कुस बरकरार रखेंगे, आप बेशक एक हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमारे साथ आ रहे हैं, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से हम आपका तशक्कुस बरकरार रखेंगे और आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। तो इन शर्तों पे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े से लेके छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है, पूरे मुल्क को भी नुकसान। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो तालिबान है उनको भी मैं कहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त, तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो मरकजी सरकार है दिल्ली में, वो जो हमारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ के अफगानिस्तान में, उनको बासही सलामत वापस लाने का कोई रास्ता निकालेगी और साथ ही तालिबान उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। 24 हम ऐसे वो छोटी मोटी वर्कर्स का कन्वेंशन हो रहा है जिसमें सभी पार्टीज के थोड़े थोड़े वर्कर। तो ये थी महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। तालिबान से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और तमाम बातें कह रही थी, अपने जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रही थी, तमाम बातें वो बता रही हैं, और खासकर कि यहां पर तालिबानाइट न करें, यानी तालिबानीकरण न करें देश की राजनीति का, ये बता रही हैं। और साथ साथ ये कह रही हैं कि इस पूरे मसले पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने कोई बात गलत कही है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ कई सारे अलग अलग पहलू हैं जो कि देश में, एक तरफ पड़ोस में, जैसा हम कह रहे हैं कि पड़ोस में तालिबान और देश में घमासान इस बात का नहीं है कि पड़ोस में तालिबान क्यों आ गया। देश में घमासान इस बात का है कि एक बढ़िया शब्द मिल गया है जिसके इर्द गिर्द राजनीति चमकाई जाए। जैसे त्रिपुरा के एक एमएलए साहब कहते हैं कि यहां टीएमसी के लोग अगर आते हैं तो उनका तालिबानियों की तरह उनका स्वागत कीजिए, यानी उनका हश्र जो है तालिबानियों की तरह कीजिए, यानी खून बहाइए। तो ये कहां तक उचित है? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी तमाम बातों पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, आइए हम सबसे पहले उन सबसे परिचय करवाऊं आपका। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ इस वक्त है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सीधे इंदौर से प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका भी स्वागत करता हूं और एक बार स्वागत फिर से करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों आप सबका जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में, ये तो प्रेस से बातचीत की, सवालों का जवाब दे रही थी, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, कही हैं, लेकिन देश के अंदर जो तालिबानीकरण चल रहा है, तालिबान के नाम पर जो सियासत चल रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ भी हो रहा है देश में,
अगर किसी से बदले की भावना है तब तालिबान, किसी को कहना है कि भैया आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए तो तालिबान, किसी को कहना है कि मजा चखाना है तो तालिबान, और उसके अलावा कुछ पक्ष ऐसा भी है जो कहता है कि तालिबान के साथ संबंध कैसा है, इस पर भी तो बोलिए सरकार। तो बहुत कुछ है, लेकिन अब अचानक देश की राजनीति एक शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी पर जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, और पिछले सप्ताह भर से जो बातें चल रही हैं, जो पूरा का पूरा पूरी दुनिया में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया है, और इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की सेना अब अफगानिस्तान छोड़कर जा रही है, और वैसे में अमेरिका भी जो है वो कहीं पंगु दिखाई दे रहा है, और हम यहां आपस में लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कि तालिबान का रिश्ता मुस्लिम देश के साथ है, और हमें ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं किसी को जलील करना हो कि भाई तालिबानों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये एक कारण लगता है। दूसरी बात, जिस मुहावरे की तरह तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगह, और जगह जगह ये कहा जा रहा है कि तालिबानीकरण कर दिया गया है, जिन लोगों को हिंदुस्तान पसंद नहीं है वो तालिबान चले जाएं, ये तालिबानी संस्कृति का प्रतीक है, ये व्यक्ति तालिबान से आया हुआ है, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं वो एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है राजीव जी की 15 अगस्त के दिन इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और परसों रात को गुरुवार की रात को उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद और तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे। इन सब नारेबाजी से उन लोगों को महत्व मिलता है, उन लोगों को ताकत मिलती है जो इस तरह की बातों के खिलाफ, इस तरह की बातों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें बढ़ावा मिलता है। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन न तो हिंदुस्तान के लोग तालिबान को समझते हैं, न अफगानिस्तान को पूरी तरह समझते हैं। एक मुहावरे की तरह ही समझते हैं, लगता है जिस तरह पाकिस्तान है उस तरह अफगानिस्तान है, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में इन सब बातों के बाद भी आप ये कहेंगे कि महिलाओं को आजादी है। मुस्लिम देश होते हुए पाकिस्तान में उतना मुस्लिमीकरण या उतनी कट्टरता नहीं आई है जितना ये तालिबान के लोग चाहते हैं अफगानिस्तान में। और मुख्य बात जो कही जा रही थी कि हमारी सरकार चोरी छिपे तालिबानियों से बात कर रही है, उससे भी एक कारण से उसका जिक्र भी बार बार किया जाता रहा है। वास्तव में हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की चीजें, जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसमें हमारे लोगों की समझ पर शक है, और इस बात का फायदा उठाना चाहती है दोनों पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी भी। अब जैसे कांग्रेस के नेताओं ने सीधा सीधा खुलकर कहा उज्जैन की घटना के बाद, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने कहा कि सीडी या जो वीडियो है जो भी है उनकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, फिर मामले बनाए जाएं, किसी को दोषी न कहा जाए। तो कांग्रेस भी उस मामले का फायदा उठाना चाहती है, और बीजेपी भी। तो अभी मैं जानता हूं कि विद्वान हमारे साथी बताएंगे किस तरह चुनाव में इसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अभी तक तालिबान को समझे नहीं है, या वही समझा है जो लोगों ने, जो बीबीसी ने दिखाया है या अमेरिकी चश्मे ने दिखाया है। तालिबानियों के बारे में हमारे देश के लोग कम जानते हैं राजीव जी, मुझे ये बात समझ में आई। बिल्कुल, तालिबान को लेकर के जिस प्रकार हमारे देश में अंदरूनी घमासान दिखाई दे रहा है, ये तो शुरुआती दौर है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ देखा जाएगा। इसलिए बहुत कुछ देखा जाएगा ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि 5 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव है, और जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा वैसे वैसे बयानबाजियां जो हैं, लोगों के जो बोल हैं, लोगों की जो जुबान है वो फिसलेगी। और आप जानते हैं कि चुनाव के समय हमारे नेताओं की जुबान कितनी फिसलती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये बात सब जानते हैं। इसीलिए आने वाले समय में तालिबान एक मुहावरे की तरह यूज होगा, और वही हम यहां समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान किस तरह हमारे देश में मुहावरे की तरह फिट होने वाला है, होने जा रहा है। अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग, जैसे कांग्रेस कह रही है कि तालिबान पर आप अपना रुख बताइए सरकार, मोदी जी।
महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि तालिबान के साथ में आपका संबंध क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बताइए और उनके साथ एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पुष्परंजन जी, महबूबा मुफ्ती जहां तालिबान की बात कर रही हैं, पड़ोस की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जिस प्रकार हमने देखा है कि यहां सांप्रदायिक भेदभाव के बीच में चुनाव, मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, जो बांटने की कोशिश जो होती रही है समाज को, और उसमें ये जो तालिबानीकरण है सियासत का, और उसको अगर लेकर के आते हैं हिंदुत्व और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको अलग अलग करके देखने की कोशिश सरकार करे, तो यहां साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो बयान भी मोदी सरकार को रास आ सकता है। ये बयान इसलिए क्योंकि हो सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की राजनीति कैसी रही है, क्या राजनीति रही है, एक अलगाववादी प्रवृत्ति से उठ करके और मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, मेन स्ट्रीम राजनीति में आना, और उसके बाद सियासत और तमाम चीज़ें सब जानते हैं, इसको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यही आती है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो कहा है उसको अगर देखा जाए, या इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को देखा जाए, या दूसरी तरफ बहुत सारे जो बीजेपी के नेता जो हैं, उनके जो बड़बोले नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उनको देखा जाए, इन सब के बीच में तालिबान को रखा जाए, तो ओवरऑल शुरुआती कमेंट चाहूंगा आप इन तमाम बातों को बीच में रखते हुए, इन सब के मद्देनजर आप आज की देश की राजनीति, देश की सियासत को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में मैंने बोला कि 5 महीने बाद चुनाव है। राजीव जी, आमतौर पे मैं डिबेट की शुरुआत कविता से नहीं करता हूँ, लेकिन आज ओम प्रकाश आदित्य की कविता की याद मुझे आ रही है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। तो मैं किसी को पॉइंटेड करके नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी दल जमात को, दोनों तरफ, मतलब कि एक तरह से आप विपन दे रहे हैं। कुलगाम में जिस तरह के बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, और उस बयान के बिना पे आप एक तरह से विपन दे रहे हैं। उनके बयान के खिलाफ जिस तरह से वहाँ कश्मीर के दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो प्रतिरोध व्यक्त किया है, वो अपने आप में सुनने और समझने वाली बात है। महबूबा मुफ्ती जब इसका जिक्र कर रही थी, तब उनको चाहिए था कि 1999 में IC-114 जिस विमान का अपचालन हुआ था, और जिसकी वजह से, किसकी वजह से अपचालन हुआ था, उनको स्पष्ट करना चाहिए था। और 3 अतिवादी जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर, जो अभी भी पाकिस्तान में है, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद, ये 3 दुर्दांत अतिवादियों को छोड़ने की वजह क्या थी, और केंद्र सरकार, और उस समय कौन केंद्र सरकार में गृह मंत्री था, ये सब चीजें उनको स्पष्ट करना चाहिए था इस बयान के देने के साथ साथ। तो ये चीजें ये भूल जाती हैं। उन्होंने एक तरह से जितने बयान दिए हैं, या और भी उनके हम मिजाज जो गुपकार के भी नेता हैं, ये भूल जाते। तो क्या गुपकार का यही स्टैंड है जो महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है? वो ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है इन लोगों से। दूसरा ये था कि आप महबूबा मुफ्ती नहीं, दूसरे लोग भी जो इधर जिस दूसरे इलाके में जो बैठे हुए हैं, मुनव्वर राना की बात मैं करूंगा। बड़े शायर हैं और बहुत नामी गिरामी शायर हैं। उन्होंने वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी कि जितने बड़े ऋषि मुनि वाल्मीकि थे, वैसे ही तालिबान वाले भी बड़े संत हैं वो भी। उसके अलावा एक सपा सांसद है शफीकुर रहमान वर्क, उन्होंने भारत की आजादी में जो जिस तरह से आजादी का आंदोलन हुआ था, उसकी तुलना तालिबान से की। तालिबान भी उतने ही संघर्ष करके अफगानिस्तान को आजाद कराया है। तो ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, विपन दे रहे हैं। ओवैसी जी हैं, उन्होंने भी एक तरह से विपन दिया है कि भारत में 5 साल की बच्चियां मर जाती हैं, उसकी चिंता भारत सरकार को नहीं, अफगानिस्तान को चिंता ज्यादा है। मतलब आप एक तरह से बार बार, और एक और भाजपा का कोई प्रवक्ता है अजय शेरावत करके, उसने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और तालिबान का कोई है जो पिटाई कर रहा है महिलाओं की, उसकी तस्वीर दोनों को साझा करते हुए दिखाया है कि योगी आदित्यनाथ, एक महिला, मुसलमान महिला आती है उनसे कोई अर्जी लेके, तो खड़े होकर पढ़ रहे हैं, महिला बैठी हुई है, तो बताने की चेष्टा करते हैं देखिए योगी आदित्यनाथ का कोई भय नहीं है, इसीलिए ये
वो महिला आराम से मुस्लिम महिला कुर्सी पे बैठ के अपना अर्जी दे रही है और योगी आदित्यनाथ खड़े होकर उसकी अर्जी को पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से एक महिला को पूरी भीड़ बुला के अफगानिस्तान में उसकी पिटाई की जा रही है। तो वो तालिबान बहुत ही बुरा तालिबान है, और यहाँ पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उनके राज में महिलाओं के साथ कोई जुल्म नहीं होता है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ बलात्कार नहीं होता है, किसी महिला बलात्कारी को जेल सीधा भेज दिया जाता है और पंचायत चुनाव में उसकी बीवी को टिकट दिया जाता है। ये सब चीजें ये जो बीजेपी का प्रवक्ता वो नहीं बताता है, लेकिन वो एक अच्छी तस्वीर, एक बहुत मासूम सा चेहरा प्रस्तुत करना चाहता है। तो इसलिए मुझे ओम प्रकाश आदित्य की इस कविता को कोट करना पड़ा है। मैं माजरत चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा जिनको इस कविता से कष्ट हो रहा हो, लेकिन जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी बोल रहे हैं कि यहाँ समझ नहीं अफगानिस्तान क्या है, तालिबान क्या है, खूब अच्छी समझ है प्रकाश जी। षड्यंत्रकारियों के लिए, फितना फैलाने वालों के लिए, बदमाशी करने वालों के लिए तालिबान के जितने नेगेटिव तत्व हैं उसकी खूब समझ है, दोनों पक्षों को समझ है। तालिबान क्या थॉट क्या है, क्या उसकी गहराई में, या अफगानिस्तान की संस्कृति क्या है, किस मयार के वो लोग हैं अफगान लोग, उसको शायद लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसकी जितनी नेगेटिविटी है उसको राजनीतिक लोग या सत्ता के गलियारे में जो लोग घूम रहे हैं, सत्ता से बाहर जो उसकी दलाली कर रहे हैं, वो लोग उसकी नेगेटिविटी को पकड़ के सड़क पे गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजीव जी, एक गंदी राजनीति करने की कोशिश, लेकिन यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तालिबान जो है वो तो उनका कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया है, लेकिन हमारे देश पे तालिबान को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार नहीं घमासान मचा हुआ है, और वो घमासान क्यों मचा हुआ है, आने वाले समय में उसका क्या असर पड़ेगा देश पर, देश की राजनीति पर, यही समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान हैं। महबूबा मुफ्ती भी बयान दे रही हैं, कांग्रेस भी सफाई मांग रही है, उधर समाजवादी पार्टी के नेता भी अपने बयान दे रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना कर रहे हैं। उधर भाजपा, त्रिपुरा में भाजपा विधायक अरुण चंद्र भौमिक हैं, वो भी हाल ही में टीएमसी नेताओं को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि हमें तालिबानी शैली में उन पर हमला करने की जरूरत है। जब वे यहां हवाई अड्डे पर आएंगे, पहुंचते हैं, यानी कि त्रिपुरा में पहुंचते हैं, तब हमें उन पर एक बार हमला करने की जरूरत है। हम खून के हर एक बूंद से विप्लव देव की जो सियासत है, जो सरकार है, उसको हम चमकाने की कोशिश करेंगे। ये सब तालिबानी स्टाइल में करने की कोशिश ये कह रहे हैं उनकी अगुवाई में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो समझने की यहाँ जरूरत है, और इन्हीं बातों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि क्या तालिबानी शैली को अपना करके इस देश में, इस देश की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस देश का जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विकास के पहिए को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो देश क्या तालिबानी शैली से विकास कर सकता है? और शैली कोई भी हो, लेकिन तालिबान कहकर अपने अपने ढंग से क्या ये देश आगे बढ़ सकता है? इस देश की सियासत कहां जाएगी? तब यही समझने की कोशिश। सीधे आएंगे जयशंकर जी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ। क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं, और जो चीजें पिछले 7 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम अफगानिस्तान में और उससे ज्यादा बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे आप? जयशंकर जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जयशंकर जी जब जुड़ते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के साथ एक बार प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा जब तक जयशंकर जी जुड़ते हैं। सवाल आप सुन चुके हैं, आपसे चाहूंगा जवाब कि क्या कुछ जो कुछ हो रहा है एक बार आपसे और समझने की कोशिश, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन इस पूरी स्थिति को, पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ यहां समझ में आ रहा है कि एक बांटने की राजनीति तालिबान के नाम पर हमारे देश में शुरू हो गई है। जी हाँ राजीव जी, इसमें कोई दो मत नहीं कि तालिबान के नाम पर बांटने की राजनीति शुरू हो गई है। बयान मुफ्ती मोहम्मद के हैं और हमारे साथी पुष्प रंजन ने जो जिन नेताओं के नाम लिए, वे बयान भी बताते हैं कि हालात किस तरह के हैं और कैसे हैं। सवाल यह कि दुनिया में किसी को तालिबानियों से कोई बहुत सहानुभूति नहीं है। उनके कर्म ऐसे रहे हैं कि लोगों की सहानुभूति दुनिया भर में, जिस तरह महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार है, जिस तरह बच्चों के प्रति उनका व्यवहार है,
जिस तरह की उनकी लोकतांत्रिक अवधारणाएं हैं, इसलिए दुनिया में लोगों की सहानुभूति तालिबानियों के साथ हो यह संभव नहीं है। इस मौके का फायदा देश में विपक्षी पार्टियां भी उठाना चाहती है, सत्तारूढ़ पार्टी भी उठाना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी को लगता है कि तालिबानियों के बहाने, तालिबान के लोगों के बहाने एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान जिस दिशा में जा रहा है, जा तो 40 साल पहले से रहा था, कुछ साल रूस ने रोक लिया, कुछ साल अमेरिका ने रोक लिया, यूएसए ने रोक लिया, लेकिन उस दिशा में जा रहा है। अब विपक्ष सरकार से कह रहा है कि आप इस बारे में कूटनीतिक बयान दो। वैसे हम पत्रकारिता करते हैं, अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, लेकिन कूटनीति के भी अपने उसूल हैं, आप जानते ही हैं। कूटनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कूटनीति में कोई उसूल नहीं होते, कूटनीति में कोई सिद्धांत नहीं होते। कूटनीति का एक ही उसूल होता है कि हमारे हित किस बात में है। ये अच्छी बात है कि अतीत में भारत अपने हितों की बलि चढ़ा के भी सिद्धांतों पर ध्यान देता रहा। निर्गुट आंदोलन में उसने काम किया, फिर सार्क देशों का संगठन बनाया, ये सब बातें भारत ने की। लेकिन अभी जो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, मीडिया का एक वर्ग भी सवाल कहता है कि हमारी सरकार बयान दे तालिबान के बारे में क्या राय है। मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय है, मुझे लगता है कि जब तक अफगानिस्तान से तमाम भारतीय लोग जो वहां हैं वे सुरक्षित अपने देश नहीं पहुंच जाते, हमारी सरकार कोई बयान देगी नहीं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ये होना चाहिए और ये है। जब देश की कूटनीति की बात होती है, हालांकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही कई बार इन सिद्धांतों को तोड़ा है। हम किसी देश की आंतरिक राजनीति में नहीं बोलते। ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा कि अगली बार ट्रंप सरकार साहब, हमारी कूटनीति में अतीत में हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा, इसीलिए तालिबान के बारे में हमारी सरकार कोई बयान देगी ऐसी आशा मुझे तो नहीं है। दूसरी बात है कि तालिबान के बारे में, मैं भारत का नागरिक हूं, पत्रकार हूं, मुझे लगता है कि हमारे हित, भारत के हित, हमारे यानी भारत के हित हमारी कूटनीति में जुड़े हुए हैं। जो भारतीयों का हित है वही सर्वोच्च है। इसमें कोई महिलाओं के अधिकार हमारी प्राथमिकता में नहीं है, न बच्चों के अधिकार हमारी प्राथमिकता में। हमारी प्राथमिकता हमारे भारत के हित है, जो कि कूटनीति का एक मूल सिद्धांत है कि हर कूटनीति अपने देश के हितों के साथ ही चलती है। हमारी भी चलती रही है और चलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के सामने अफगानिस्तान को लेकर बहुत बड़ी दुविधा है, और दुविधा इतनी बड़ी है कि वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात है। घर में बीवी है और सामने गर्लफ्रेंड खड़ी है, ऐसी बात है। तो वो क्या करे, मुश्किल में है। तो अभी कोई बयान सरकार देगी नहीं, सरकार के बयान की अपेक्षा भी करना ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि सरकार हमारी बहुत सोच समझ के कदम उठाएगी और ठीक कदम उठाएगी। हाँ, चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि भाजपा की एक रणनीति होती है कि आपदा में अवसर खोजना। जो पार्टी कोरोना काल में भी अवसर तलाश लेती है, जो पार्टी हर चीज में इवेंट तलाश लेती है, उसके लिए ये भी एक इवेंट है, एक मौका है। अब काबुल से भारतीय विमान आया, 200 यात्री विमान में आ सकते थे, 130 यात्री बैठे, 70 यात्री और आ सकते थे, लेकिन उन्हें लेकर नहीं आया और हमारा विमान उड़ा है। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन मुश्किल बात है और हमारी सरकार कोई भी फैसला करेगी। मुझे भरोसा है चुनाव के वक्त चुनाव की राजनीति की जाएगी, लेकिन अभी तो कूटनीति की अवहेलना मोदी सरकार का कोई भी सरकार हो वो कर नहीं सकती। और तालिबानों को कोई देवता मानना ये भी ठीक बात नहीं, कोई देव पुरुष नहीं है, उनके जो कर्म रहे वो देव पुरुष लायक भी नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं, क्योंकि उनके पहले के गनी साहब थे राष्ट्रपति, वो भी पिट्ठू थे, अधिकतर लोग पिट्ठू थे। हमने जो हजारों करोड़ निवेश किया है वो हमारा डूबा। इस सरकार की तारीफ की जा सकती है एक मुद्दे पर, शायद कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में वो पिछले कई वर्षों में हमने बहुत उसकी गति धीमी कर दी। इसके कारण भारत की निंदा भी होती रही कि हमने इतनी गति धीमी क्यों कर दी है, अफगानिस्तान चीन की जेब में जा रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी हुई। लेकिन आज लगता है कि हमारी कूटनीति यहाँ थोड़ी बहुत सही रही, हमने और ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं किया, वरना हजारों करोड़ हमारे और भी डूब जाते। ये मेरी निजी राय है, हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक न रखते हो सकता है पुष्प रंजन जी भी इत्तेफाक न रखते हो, जयशंकर जी भी न रखते हो, लेकिन मेरी निजी राय है कि कुछ मामलों में सरकार ने
विचार करके धीमी गति से काम करके अच्छा काम किया है। और हमारी सरकार का काम हमारे हितों की रक्षा करना है। भारत सरकार का काम कोई तालिबानों के हितों की रक्षा या अमेरिका के हितों की रक्षा करना नहीं है। तो हमारी सरकार हमारे हितों की रक्षा करे, भारत के हितों की रक्षा करे, यही उसका काम है। और अगर यहाँ विफल होती है सरकार, बयान देने में जल्दबाजी नहीं कर रही, अच्छी बात है, लेकिन हमारे हितों को कहीं भी बलि नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरी निजी राय है। राजीव जी। जी बिल्कुल। हालांकि पुष्परंजन जी ने तालिबान का पूरा इकोनॉमिक चैप्टर जो है वो खंगाल लिया है, आर्थिक पहलू को खंगाला है, पुष्परंजन जी बताएंगे। और साथ साथ भारत का जो आर्थिक पहलू है वहां पर इन्वेस्टमेंट का उस पन्ने को भी पलटा है पुष्परंजन जी ने, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा थोड़ी देश की करना चाहता हूं, और जयशंकर जी के पास आया था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयशंकर जी का एक बार दोबारा मैं स्वागत करता हूं। जयशंकर जी, हमारे देश में घमासान है, घमासान इस नाम पर है कि आप अब कुछ मत बोलिए, तालिबान बोलिए, बस तालिबान बोलिए। जो तालिबान के समर्थक हैं उनके बीच बोलिए, जो समर्थक नहीं है उनके बीच भी बोलिए। और एक रेखा खींचने की कोशिश तालिबान के नाम पर अब अपने देश में पिछले सप्ताह भर से ये दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल इसके, तालिबान या राजनीति के तालिबानीकरण का एक नया जो फ्रेज हो गया है हमारे देश में, आने वाले समय में और भी प्रचलन में आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे और भी ज्यादा। और ऐसे में भारत सरकार का रुख जो है, हम विदेश में और विदेश की जो कूटनीति हमारी है उस पर चर्चा हम खूब कर रहे हैं, प्रकाश जी ने भी बताई बातें, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो दिशा दिखाई दे रही है, जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है, उसकी सियासत जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके तालिबानीकरण पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, इसको इतना विशद विषय है ये, और इसके इतने आयाम है कि इसको चर्चा करने के लिए घंटों का समय बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान ने भारत की राजनीति को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की राजनीति को पलट दिया है, बदल दिया है। आप ये सोचिए कि एक समय था जब अफगानिस्तान के सोवियत संघ के प्रभावी लोग सरकार में थे, सत्ता चला रहे थे, उनके खिलाफ मुजाहिदीन, जो बाद में तालिबान के नाम से जाने गए, उनको स्पॉन्सर्ड किया था किसने? अमेरिका ने किया था। तब रूस उनके खिलाफ से मुजाहिदीन से लड़ रहे थे। बाद में क्या हो गया? उन्हें तालिबानियों के खिलाफ, क्योंकि तालिबान को बढ़ावा दिया, बिन लादेन को बढ़ावा दिया, ये सब अमेरिका ने किया। बाद में उन्हें तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका हो गया, उससे लड़ने के लिए अपनी एक कठपुतली सरकार बनवाई, और उसको लड़ने के लिए अपना साज सामान, हरवा, हथियार, पैसे सब कुछ देना शुरू किया। अमेरिका के सैनिक वहां आ गए, सब लग गए। आज की परिस्थिति में क्या हो रहा है? आज की परिस्थिति में तालिबान से हमको इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता इस बात से है कि अमेरिका तो छोड़ के भाग गया, वहां की सरकार जो कठपुतली थी उसका राष्ट्रपति भी चुपके से दुम दबा के झोला उठा के भाग गया। और कितने पैसे ले गया, क्या नहीं ले गया, ये विवाद का विषय है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो सोवियत ब्लॉक, जो रूस हमारे साथ खड़ा होता था, आज रूस, चीन, तालिबान और पाकिस्तान, इन चारों का एक गठजोड़ बन गया है। हम तो कहीं के नहीं रहे, हम अमेरिका के पिट्ठू मारे जाते हैं कि हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका जो कहेगा वही हम करेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। जब तालिबान लगने लगा था कि अब अफगानिस्तान पे काबिज होने वाला है, तो हमारे लोग गए थे वहां बात करने के लिए। कौन कौन गया था उनसे बात करने के लिए? तालिबान से गुपचुप ढंग से बातचीत जो हुई थी उसमें कौन शामिल था? ये तो सामने आना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या बात है कि जब चीन ने गलवान घाटी पे हमला किया, हमारे सैनिकों की हत्या कर दी, उसके बाद से आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि चीन हमलावर है, चीन ने हमारे लोगों को मारा। चीन का नाम लेने में उनको शर्म आती है, पता नहीं क्या किस तरह की झिझक होती है। उसी तरह से तालिबान के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ भी कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। बैठकें बहुत की हैं, सारी बैठकें हो रही हैं, तो अभी तक कोई भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। अब रुख स्पष्ट नहीं हुआ है तो इसके चलते देश में अजीबोगरीब माहौल बन रहा है। कोई तालिबान का समर्थन कहीं से कर दे रहा है, कोई तालिबान का विरोध कर दे रहा है।
अब महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, जो हम सुन रहे थे, पता नहीं उसके आगे पीछे भी कुछ कहा होगा, हो सकता है, लेकिन उस बयान में तो कहीं कोई गड़बड़ी हमको तो नजर आ रही थी। भाई अगर वो कह रही हैं कि वहां से भारत के जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाना चाहिए भारत सरकार को, और जरूरत पड़े तो तालिबान से बात भी करनी चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाई? बात तो आप कर ही रहे हैं ना, गुपचुप ढंग से कर रहे हैं, खुलकर करिए ना, बताइए ना क्या करना है क्या नहीं करना। और अफगानिस्तान की बात जो है, हमारी जहन में जो बचपन से हम लोगों ने, प्रकाश ने भी पढ़ाई होगा, पुष्परंजन ने भी, काबुली वाला पढ़ा था हम लोगों ने, तो काबुली वाला की एक तस्वीर हमारे दिमाग में, जहन में है। दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र पुष्परंजन कर रहे थे, कंधार प्रकरण का था, जब काठमांडू से हमारा इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरित करके कंधार ले जाया गया। पुष्परंजन उस समय जानना चाहते थे महबूबा मुफ्ती से कि गृहमंत्री कौन था। गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे पुष्परंजन। आप अगर कुछ और सोच रहे हो तो बात कर। लालकृष्ण आडवाणी थे गृहमंत्री, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और थाली में सजा करके जो लेकर गए थे आतंकवादियों को, वो थे श्रीमान जसवंत सिंह। और आज के हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA हैं, डोभाल साहब, ये सारे लोग कितना बोरे में पैसे लेकर के गए थे, और 3 खूंखार आतंकवादियों ने जो बाद में कहर मचाया भारत में, वो 3 आतंकवादी यही लोग लेकर के गए। तो ये 3 प्रकरण है। अब आ गई बात तालिबान की। तालिबान का भारत में क्या है? देखिए, हम हर धर्म में आज तालिबान है। जो कट्टरपंथ की बात करता है वो तालिबानी है। तालिबान क्या करते हैं? इस्लाम की सत्ता कायम करेंगे। इस्लाम की सत्ता वो अपने धार से निर्धारित करेंगे। पैगंबर ने क्या कहा था, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, कुरान क्या कहता है, उसकी बात छोड़िए। वो अपना तालिबान का अपना एक बनेगा, उसके हिसाब से वो अपना ढांचा बनाएंगे। उसी तरह से बाकी धर्मों में भी आज आप देख लीजिए, उठा करके तालिबान ने किन किन लोगों को मारा है। उसमें कोई हिंदू है क्या? कोई यहूदी है क्या? कोई ईसाई है क्या? मार तो रहे हो मुसलमानों को ही ना। तो जब भी धर्म की सत्ता, मतलब धर्म पे पहले अपने धर्म के लोगों को दबा करके, कुचल करके, मार करके अपनी सत्ता कायम करो, फिर बाद में बाहर की देखो। वही बात हमारे यहाँ हो रही। जो हिंदुत्व की फोर्सेज हैं, जो जिस ढंग से आज हो रहा है पूरे देश भर में, जगह जगह पिछड़ों को, दलितों को घसीटते हुए, औरतों को, महिलाओं को मारते हुए, अपना तालिबानी रुख ही या अपना तालिबानी स्वरूप ही तो पेश कर रहे हैं ना। तो जहां पर भी धर्म की सत्ता कायम करने की बात की जाएगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे वो यहूदीज्म की हो, चाहे वो जोहानिज्म की हो, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की यहाँ सत्ता कायम करने की बात होगी, तो वहां, और उस पर जब कट्टरपंथ हावी होगा तो जाहिर सी बात है कि यही सब होगा। तो आज की तारीख में यही हो रहा है। अब लोगों को बहाना मिल गया है। अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ठीक है, मुनव्वर राना को गाली दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वो शायर हैं, अच्छे शायर हैं, गजल गाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन कल अगर नरेंद्र मोदी जी और हमारे जयशंकर जी, हमारे नामदाती जो, वो कंधार पहुंच जाए, अरे काबुल पहुंच जाएंगे और तालिबान से किसी तरह का समझौता कर लेंगे, तब ये लोग क्या कहेंगे? क्या आप आज की तारीख में हमारी हैसियत है कि हम तालिबान से लड़ें? अमेरिका जब छोड़ के भाग जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, अमेरिकन सैनिकों को, अमेरिका अपने लोगों की लाशें देख करके बहुत सहम जाते हैं। और पता लगा कि 2300 अमेरिकन मारे गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं अफगानिस्तान की लड़ाई में, जब से लोग चल रहा है। तो इसके लिए वो तो अपना छोड़ के भाग गया कि भाई हमने सब कुछ किया, पैसा भी लगाया, हमारे सैनिक भी लड़े, लेकिन अफगान की सरकार ही भाग गई, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो उनके लिए बहाना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम क्या करें? तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार को उहापोह की स्थिति बंद करके सामने खुल करके अपना रुख लेकर के आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि हम तालिबान के साथ हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि चीन, रूस और पाकिस्तान ने तो पहल कर दी है अपना हिसाब, क्योंकि वो तो हमको घेरने में लगे हुए हैं। हमारा एक ही रास्ता जो था, जो अफगानिस्तान का बचा हुआ था, अगर वो भी हम घिर जाएंगे, वो भी हमारे लिए बंद हो जाएगा, तो अभी हमको पाकिस्तान छोड़ करके बाकी दुनिया के देशों में जब जाना होता है तो पाकिस्तान की हवाई सीमा, वायु सीमा छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है। अब अगर अफगानिस्तान से भी यही हो जाएगा तो फिर हम किधर होकर के कहां जाएंगे? ये सब भी सोचने वाली बातें हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक भारत सरकार का रुख, प्रधानमंत्री का रुख
साफ नहीं हो जाता है, इस तरह की उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। कोई प्रो तालिबान हो जाएगा, कोई एंटी तालिबान हो जाएगा, कोई वही काम करेगा तो उसी के नाम पे करेगा कि हाँ जी इसका जवाब तालिबान है, इसको पेट्रोल का सस्ता पेट्रोल चाहिए तो अफगानिस्तान भेज दीजिए। और जिसे लगता है कि अफगानिस्तान का सब लोगों ने, जैसे पहले पाकिस्तान चले जाइए, अगर आपको देश में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पाकिस्तान चले जाइए। जैसे लग रहा है कि उनका वीजा और पासपोर्ट जो है वो थोक के भाव रखा हुआ है कुछ लोगों ने। भाई जब आप चाहेंगे आपको हम पाकिस्तान भेजवा देंगे, जब चाहेंगे आपको हम अफगानिस्तान भेजवा देंगे। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति यही है। मेरा यही कहना है, हम किसी भी कट्टरपंथ के विरुद्ध है, चाहे वो तालिबान का हो चाहे किसी भी धर्म का हो। जोहानिज्म के खिलाफ भी हम इसीलिए, इजराइल के खिलाफ हम इसीलिए हम बात करते हैं कि वो धर्म की अपनी सत्ता को कायम करने के लिए जो जिस ढंग से अपना काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध है। हम उसका विरोध करेंगे चाहे जैसा भी हो, अब चाहे तालिबान हो चाहे कोई भी हो। जी राजीव। तालिबान हो चाहे और भी कोई धर्म की बात हो, यानी धर्म की राजनीति और उसमें भेदभाव करने की, जनता के बीच भेदभाव करने की कोशिश अगर होगी तो उसका विरोध करेंगे। और ये बात कह रहे हैं जयशंकर जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में जो कुछ बदला है, देश ही नहीं, अफगानिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उधर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की राजनीति में ट्रंप साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं वहां के, उनको पटखनी देने में तो वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस वक्त राजनीति वहां सिर चढ़कर बोल रही है, और खासकर अफगानिस्तान को लेकर के। वैसी ही राजनीति चीन में भी चल रही है, वैसी ही राजनीति पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान खासकर पड़ोसी देश, सबसे बड़ा जो एक सीमा का एक क्षेत्र जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं, और बहुत सारी चीजें तालिबान की पाकिस्तान से संचालित होती रही हैं, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो पाकिस्तान में भी हलचल है, तमाशा वहां भी चल रहा है और तमाशा हिंदुस्तान में भी है। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो तमाशा है, जो कुछ भी चल रहा है तालिबान को लेकर के, उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे देश पर, वही समझने की कोशिश यहां। और अपने अपने विचार रख रहे हैं हमारे तीन साथी। जयशंकर गुप्त हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंदौर से प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सब भली भांति परिचित हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्परंजन जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामले पर खासी रुचि रखते हैं और पकड़ रखते हैं, और खासकर अफगानिस्तान के मामले में लगातार हमारे अखबार देशबंधु में भी लिखते रहे हैं। और पिछले दिनों आज ही उनका आर्टिकल देशबंधु में छपा है, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी, तालिबान की इकोनॉमी को लेकर के, इसलिए भी थोड़ी देर पहले इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था पुष्परंजन जी के बारे में। थोड़ा सा उस इकोनॉमी के पार्ट को भी समझने की कोशिश करूंगा पुष्परंजन जी से, और साथ साथ ये भी कोशिश करूंगा जानने की कि उसका असर, इंपैक्ट जो है हमारे देश पर, हमारे भारत में क्या कुछ पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद विदेश है। और लेकिन विदेश नीति अगर चौपट होती है, विदेश नीति अगर गड़बड़ होती है, तो फिर हमारे देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये समझ लीजिए, मेवे अब महंगे होंगे, प्याज महंगे बिकेंगे हमारे देश में, प्याज महंगा, मेवा महंगा, और ये तमाम चीजें हम अफगानिस्तान से मंगाते थे। अफगानिस्तान से बहुत सारी चीजें और बहुत गहरा रिश्ता हमारा आज का नहीं है, सदियों पुराना है, इस बात को भी समझना होगा। तो अफगानिस्तान में कुछ भी परिवर्तन होता है तो झटका तो हमारे देश में पड़ेगा ही, लगेगा ही। लेकिन साथ साथ एक झटका और भी ये है कि कुछ भी विरोध करना है तो तालिबान कह दो, ये कहां तक उचित है। सीधा पुष्परंजन जी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ क्या कुछ कहेंगे आप, और खासकर इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उसके अलावा इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ना भी देखें तो प्रभाव हमारे देश की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है, ये जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, एक नेता अभी तृणमूल कांग्रेस में है, यशवंत सिन्हा, 2013 में उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना, उस समय माना जाता था कि बड़े तीखे शब्द उनके थे, वैसा शब्द नहीं जो कि इन्होंने मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने, यशवंत सिन्हा ने कहा था मनमोहन सिंह के बारे में, तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में, कि मौनी बाबा ये हैं। ये शब्द बड़ा तेज चला था उन दिनों, मौनी बाबा शब्द। बाद में बीजेपी ने उस बॉल को इतना घुमाया, खूब जहां जहां राजनीति का क्रिकेट खेलना था, मौनी बाबा। आज मोदी जी उसी भूमिका में है, मौनी बाबा की भूमिका में। आप मौन है अफगानिस्तान के मामले में, मन की बात में भी उसको नहीं निकालते हैं, और वहां जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तुरंत उसकी, अभी कुछ दिन कल की बात है, यहाँ कुछ चैनलों ने चलाई खबर की
वहां पर एम्बेसी जो कॉन्सुलेट है हमारा मजार शरीफ और हेरात में, वहां पर तालिबान घुसे और पूरे कॉन्सुलेट को खंगाल डाला, सारे कागज बिखेर दिए, तोड़ डाला, फर्नीचर वगैरह तमाम। बाद में उसकी जानकारी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जहां जहां कॉन्सुलेट, भारत के 3 कॉन्सुलेट और प्लस काबुल का जो एम्बेसी है, तालिबान उसकी रक्षा कर रहे हैं उसे। और सिर्फ भारत का ही नहीं, जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन है उसको वो लोग घेर के, कोई गड़बड़ी नहीं है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक खबर आई है, उसका खंडन भी हो गया। खबरों की दुनिया ने उसका खंडन किया, भारतीय दूतावास ने नहीं किया खंडन, या यहाँ खंडन नहीं किया गया विदेश मंत्रालय में। दूसरा राजीव जी, आज क्या हुआ कि 150 के आसपास भारतीयों को वो एयरपोर्ट पे थे, वो तालिबानी लेके आए थे और उनके डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए ले गए वो दूसरे कक्ष में। अफवाह उड़ गई यहाँ पर कि उनका अपहरण हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आती है, जब खबर पूरी चल जाती है 1.5-2 घंटे कि अपहरण कर दिया तालिबानों ने, 150 इंडियन का अपहरण कर दिया है, तो अब खूब मच गई। उसके बाद पता चलता है कि वो ले गए, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उनको खाना खिलाया और बाकायदा दिल्ली उनको रवाना किया। तीसरी घटना, इंडियन एम्बेसी के जो लोग आए यहाँ गुजरात में, परसों की बात है, उनको भी तालिबान ने ग्रीन जोन से, जहां की इंडियन एम्बेसी काबुल में है, ग्रीन जोन से एयरपोर्ट तक लेके आए, पूरी सुरक्षा दी और वो लोग यहाँ आए। जबकि उनके बारे में यही अफवाह उड़ी कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, भारतीय धमका रहे हैं और इस वजह से वहां से आए हैं। 36 साल से राजीव जी मैं डिप्लोमेटिक अफेयर्स को कवर करता रहा। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एम्बेसी का कोई व्यक्ति, एम्बेसी के पूरा का पूरा स्टाफ आके उनको माला पहनाया जाए, भारत माता की जय के वो नारे लगाए एयरपोर्ट पर, जैसे कि बड़ा युद्ध जीत के आ रहे हैं। ये डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है। ये कोई नेता होता है, कहीं जाता है और अपने महिमा मुंडन कराता है, तब भारत माता की जय के नारे लगाइए, संसद में लगाइए, अच्छा लगता है। आप उन चीजों को तोड़ रहे हैं, उस लक्ष्मण रेखा को खत्म कर रहे हैं। मगर एम्बेसी के स्टाफ को, खासकर डिप्लोमेसी का जो स्टाफ होता है, उसकी ट्रेनिंग दूसरी होती है, उसकी भाषा दूसरी होनी चाहिए। आपने पूरा, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी का हिंदुत्वकरण कर दिया आपने। और ठीक उसके बरक्स, मतलब अब देखिए, उसको मान्यता अगर नहीं मिल रही है तो आपने इकोनॉमी की बात की, जब तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं मिलती है, नई सरकार को, नया निजाम जो है, तालिबान जो भी नाम देते हैं, संवैधानिक नाम देते हैं, उसको मान्यता जब तक नहीं मिलती है, वर्ल्ड बैंक उसका पैसा रिलीज नहीं करेगा। जो बास्केट बना हुआ उससे पैसा रिलीज नहीं होना है जी। सरकार के कामकाज को बाधा पहुंचती है। अमेरिका में उनके कॉफर जो होता है, जी आवाज अचानक चली गई आपकी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अचानक। आवाज आ रही है? आवाज चेक करेंगे आपकी, क्यों नहीं आ रही है? जी आ रही है आवाज है, लेकिन आवाज थोड़ा देखिए इनकी क्यों नहीं आ रही है पुष्परंजन जी की। लेकिन पुष्परंजन जी, जब तक टेक्निकली हम आपको साउंड करें, सीधा एक बार फिर से प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी बातें कह रहे थे पुष्परंजन जी, और बहुत गंभीर चर्चा अभी चल रही है, बहुत जितनी गंभीरता के साथ बहुत सारी बातें जयशंकर जी ने बताई, जो बातें अभी कह रहे थे पुष्परंजन जी, लेकिन अचानक बीच में जो व्यवधान आता है और साउंड का, ये बड़ा गड़बड़ होता है। कोशिश करेंगे कि इन परिस्थितियों से भी 2-4 हो और ठीक हो। लेकिन प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल ये है कि जब हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और तालिबान की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग नेता जो हैं तालिबान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, चाहे वो बिहार के नेता हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे वो त्रिपुरा के नेता हों, चाहे वो दिल्ली में हो, कहीं और भी हो, और चाहे जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती का जो आज बयान आया है वो भी हम देख लें। सब कुछ है, और बीच में हम इस पर पिछले पौन घंटे से चर्चा कर भी रहे हैं कि बीच में तालिबान शब्द आ रहा है और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, हम जैसा समझते हैं ये पूरा का पूरा ये जो शब्द है वो। लेकिन देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए प्रकाश जी। जैसे एक किसान आंदोलन
आंदोलन है, इस पर चर्चा अब बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है और लग भी रहा था कि चुनाव के समय माफ करें, संसद जब चल रही थी उस समय कुछ किसानों को लेकर के कोई चर्चा होगी। फिर 15 अगस्त आया और उस दिन जब हम 75वां वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, आजादी का दिन 75वां मना रहे थे, तब भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंदोलनकारियों पे कोई बात नहीं की। तो एक चैप्टर है, मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, न सवाल कर रहा हूं, मैं अलग अलग मसलों को लेकर के सामने रख रहा हूं। और उसमें एक हमने देखा है कि बीच बीच में कुछ गुब्बारे की तरह कुछ मसले आते हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसके इर्द गिर्द बातें होने लगती हैं और मुख्य मुद्दा जो है वो हमसे विरक्त छूटता जाता है। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पिछले दिनों 2 महीने हमने देखा कि इस देश में महामारी, कोरोना महामारी से क्या स्थितियां रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि आज भी गरीबी और बेरोजगारी से लोग कैसे दो चार हो रहे हैं। कई सारे साथी हमारे लिखते भी हैं कि आप मुख्य मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनसे कि मुख्य मुद्दे जो हैं वो किनारे छूट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयार खड़े रहते हैं। अब आने वाले समय में चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों का मामला और भी ऐसे कई सारे मामले हैं, और उनसे इतर कुछ ऐसी विदेश नीतियां, विदेश की बातें, चाहे तालिबान की बातें या कुछ और बातें, जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की बात सामने आ गई थी, ये तमाम बातें जो हैं और उसका असर हमारे देश की राजनीति पर ही नहीं, वोटर्स पे भी बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। तो एक बात मैं समझना चाहूंगा, जो वोटर्स की बात मैं कर रहा हूं, क्या जब हमसे आप ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग मुख्य मुद्दों की बात करें, आप राजनेताओं से ये उम्मीद क्यों नहीं करते हैं कि वो मुख्य मुद्दों पर आए, और जब आप वोट देने जाते हैं तो चूंकि उन्होंने कुछ और मुद्दा भटका करके आपको बरगलाया है, तो आप ये बात समझ करके वोट देने क्यों नहीं जाते हैं? जरा जनता के एस्पेक्ट में, क्योंकि हम सब भी जनता ही हैं, उस एस्पेक्ट में मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रकाश जी कि आखिर तालिबान आज चल रहा है तो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं तालिबान की, लेकिन चर्चा इस बीच महंगाई की क्यों नहीं होनी चाहिए? जब पेट्रोल की कीमत की बात होती है तो एक बीजेपी का नेता सांसद कहता है कि आप अफगानिस्तान चले जाओ, लेकिन पेट्रोल की कीमत को लेकर के यही उसी नेता को उसका घेराव क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर वो जो कहता है हम सुन लेते हैं और मीडिया में चर्चा कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है प्रकाश जी? थोड़ा आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूं, बताइए जरा। और जब वोट देने जाते हैं तो क्यों नहीं ध्यान रहता है? राजीव जी, आपने जो बातें कही, बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे हैं। आपने कहा मूल मुद्दों पर हमारे नेता विचार क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। पहली बात तो यह है राजीव जी कि हमारे नेताओं का मूल मुद्दा कुर्सी है। वे जो भी बात करते हैं कुर्सी के इर्द गिर्द ही करते हैं। और अभी हमारे साथी पुष्प रंजन जी ने कितनी अच्छी बात कही कि साहब तालिबानियों ने भारतीयों के बारे में उनकी मदद की, दूतावास में उनके दस्तावेज क्लियर करने में, अफवाह उड़ गई कि उनका अपहरण हुआ। ये सब बातें वो हैं जिन्हें आपदा में अवसर खोजने वाले खोज रहे थे। आप देखिए, वो ये कहेंगे कि देखिए ये मोदी का पावर था कि तालिबानी भारतीयों को उनका काम मदद करने लग गए, वो तालिबानी। मैंने एक बात सुनी, एक हमारे स्थानीय बीजेपी के नेता हैं पर विचारशील व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं दुर्भाग्य से, वो कह रहे हैं कि देखिए तालिबान वाले मुद्दे पे आप कुछ भी कहें, पूरे देश को ये संदेश गया है और जाएगा कि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है। और अगले चुनाव में बीजेपी इस बात को भुनाएगी और कहेगी भले वो तालिबान से बात करे सरकार, हमारी कूटनीति चाहे जो करे, हम तालिबानियों को मान्यता दे दें, हम उनसे गलबैया कर लें, हम उनसे दोस्ती कर लें, हम उनकी और मदद करें, हम उनके हथियारों को भी न छेड़ें, सब कुछ हो। लेकिन ये लोग कहेंगे, ये आपदा में अवसर ये होगा कि देखिए तालिबान संकट के वक्त भी, अफगानिस्तान में जब इतना संकट था उस वक्त भी वहां पर सारे भारतीय सुरक्षित बचे, और उसका एकमात्र श्रेय है हमारे माननीय परम पूजनीय का। तो ये बात है कि ये भी अवसर है इनके लिए, और इस बात को ये प्रचारित करना शुरू कर देंगे थोड़े ही दिनों में। आप भारतीयों को वहां से आ जाने दीजिए। प्रचारित यही बात होगी कि दुनिया में अगर भारत की छवि बनाए रखना है, अगर भारतीयों को सुरक्षित रखना है, तो भारत में, केंद्र में, दिल्ली में एक मजबूत नेता होना चाहिए, और वो मजबूत नेता
नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है नहीं। तो इस बात का ये आप देखिए कि बालाकोट जैसी घटना को भुनाया जा सकता है, तो ये तो एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर को क्यों नहीं भुनाएंगे। और जिस तरह की बातें अभी पुष्परंजन जी ने कितना अच्छा कहा कि जिस बात पर जम्मू कश्मीर की हमारी नेता कह रही हैं, भाई उस वक्त कौन थे गृह मंत्री, कौन थे, किस पार्टी की सरकार थी, और जब वो लोग 3 दुर्दांत आतंकवादियों के बदले जब हमारे लोग 210 लोग आए, या 210 थे शायद IC-114 में, तो उन 210 में से एक भी व्यक्ति ने यह कहा कि मैं अपने बच्चों को आर्मी में भेजूंगा, मैं अपने बच्चों को कमांडो बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को सीमा सुरक्षा बल में भेजूंगा ताकि देश की सुरक्षा हो। वो सारा वर्ग जो IC-814 में था, जिनके लिए 3 दुर्दांत आतंकवादियों को हमने छोड़ा, उन तीनों आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हमने कितनी शहादत दी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो लोग वहां गए, तो इसका मतलब यह है राजीव जी, मैं ये समझता हूं कि इस देश में, भारत में मतदाताओं के भी अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जिससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आतंकवादी छोड़े गए उनको पकड़ने के लिए हमने कितनी मेहनत की, हमारे कितने जवान शहीद हुए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ग वो है जो बेचारा सीमा पर संघर्ष कर रहा है, गर्मियों में, सर्दियों में, बर्फबारी में, वो देश की रक्षा में लगा। एक वर्ग वो है जिसकी संख्या लगातार कम की जा रही है, और एक वर्ग वो है जिसे इस बात से है मतलब कि अफगानिस्तान से अगर हमारे व्यापारिक रिश्ते टूटे तो हम उसके विकल्प में मेवे कहां से मंगवा सकते हैं। यूएस एक बहुत बड़ा सप्लायर है सूखे मेवों का, हम वहां से काजू मंगवा लेंगे, हम वहां से बादाम मंगवा लेंगे। तो ये वर्ग है। तो ये अवसर ऐसा है जिससे बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और जो लोग तालिबान के पक्ष में बयान दे रहे हैं, बीजेपी, वो सारे बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का ट्रोल आर्मी है, वो उन सारे संदेशों को रिकॉर्ड कर रहा है, हिसाब लगा रहा है। देखते देखते मुनव्वर राणा इस देश में खलनायक की तरह पेश आने लगे। पहले बहुत महान कवि थे, अब वो एक चोर कवि हो गए, कविता चुराने वाले हो गए, तालिबानी हो गए, वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो गए, वो पता नहीं क्या क्या हो गए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आपदा में अवसर तलाशने वाला वर्ग है, उसके लिए हर चीज आपदा है। और ये बात देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तब दुनिया में व्यापारी वर्ग क्या कर रहा था? तब बिरला जी, बजाज जी, या सब कोई जो भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, टाटा भी, ये कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे थे, ये अवसर तलाश रहे थे। तो ये भी अवसर तलाशने की मुहिम है, ये अवसर तलाशेंगे। लेकिन सब बातें छोड़ दीजिए, मैं यहां पे फिर आता हूं कि भारत एक देश के रूप में हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी करें, चाहे राहुल गांधी करें, चाहे ममता बनर्जी करें, जो भी सत्ता में हो, हमारे हितों की रक्षा। कूटनीति में हमारे हित सर्वोपरि हैं, भारत के हित सर्वोपरि हैं। महिला अधिकार, मानव अधिकार, बच्चों के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा, सब बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आर्थिक हित, हमारे डिप्लोमेटिक हित। और वहां पर अगर बीजेपी की सरकार ने समझौते किए, वहां अगर नरेंद्र मोदी जरा पिछड़ गए, वहां समझौतों में उन्होंने ढील दे दी, तो इसका नुकसान बीजेपी को भी होगा। बीजेपी इस बात को जानती है अच्छी तरह कि उसे कहां, उन्होंने वो भुगत लिया है। ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार बोल के उन्होंने अपनी भद करा ली है। कूटनीति में हमारी परंपरा रही है 1950 से लेकर 52 से लेकर, हम किसी भी देश के आंतरिक मुद्दों पे, हमारी विदेश नीति में स्पष्ट लिखा है कि हम वहां की विदेश नीति के आंतरिक मामलों में, विदेश की राजनीति में बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी बोले वो दूध के जले हैं। तो वो तालिबान के मामले में, अफगानिस्तान में, मुझे लगता है कि इतनी उनको समझ आ गई है कि वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। अब वहां की गवर्नर को किडनैप कर लिया, उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। अब वो चुप है, क्योंकि चुप रहना ही फिलहाल मुझे लगता है कि कूटनीति के लिहाज से ठीक है, जब तक हमारे सभी भारतीय, वहां के सभी भारतीय, एक एक भारतीय सुरक्षित रूप से हमारे देश में ना आ जाए या वहां सुरक्षित ना हो जाए। हमारी कूटनीति, मेरी राय में तो यही होनी चाहिए। और जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। पूरे ब्यूरोक्रेट आदमी हैं, उन्हें कोई हिम्मत नहीं कि वो कोई आगे बढ़ के कदम उठाए, जो अटल जी में हिम्मत थी, या सुषमा स्वराज ने भी कई बार ऐसी बातें बोली थी अपने अधिकार से। ऐसा कोई, वो पूरे बाबू आदमी है,
तो वो वही करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री चाहेंगे। लेकिन हमारे हितों की रक्षा करना नरेंद्र मोदी का काम है, जयशंकर जी का काम है, जो उन्हें करना चाहिए। और वो पूरी कोशिश उनकी होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में उन्हें जवाब देना पड़ेगा और उसके पहले यूपी में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उनकी चिंता हमसे ज्यादा है और वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और मेरे ख्याल से देश के नेता को ऐसे कदम रखना चाहिए। बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है अभी, और चुनाव में तो अभी समय है, तो क्यों जल्दी बयान दिए जाएं, उन्हें ये लगता होगा। राजीव जी। जी, चुनाव का वक्त है आने वाले समय 5 महीने में, और इस वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं तो क्या ये डिप्लोमेसी के तहत है, कूटनीति के तहत है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब इस पर बयान आएगा प्रधानमंत्री का, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बयान का, अमेरिका के कदम का इंतजार कर रहे हैं, ये भी सोचने समझने वाली और जानने की जरूरत यहाँ भी है। और साथ साथ जब हमारे अभी जो भारतीय वहां हैं, जो फंसे हुए हैं, वो आ जाते हैं लौट करके। और उसके अलावा एक कार्ड और भी खेला गया है, वो कार्ड है कि वहां के हिंदुओं और सिखों को लेकर के आया जाए। ये कार्ड क्या असर करेगा आने वाले चुनाव में, यानी कि जो CAA है, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अब लागू है हमारे देश में, वो इस पर क्या असर करेगा, वो भी समझने की बात है। लेकिन शायद प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा कि CAA को सही साबित करेंगे वो इस बात के जरिए कि देखिए, हम अफगानिस्तान के सिखों को, अफगानिस्तान के हिंदुओं को या गैर मुस्लिम जो भी हैं, उन्हें हम लेके आए और हमारा CAA का फैसला कितना सही था। राजीव जी। तो ये भी आपदा में अवसर तलाशती है क्या मोदी सरकार या कोई भी सरकार, ये भी यहां समझने की जरूरत है। तो क्या दोनों हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अब आना चाहूं। सबसे पहले पुष्परंजन जी, चूंकि आप उस समय अपनी बात रख रहे थे, आपकी आवाज कट गई थी, थोड़ी सी अपनी जो पुरानी बात थी उसको आगे बढ़ाइए। और साथ साथ एक सवाल और भी आपसे कि क्या ये आपदा में अवसर तलाशती हुई मोदी सरकार, जो इस वक्त बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, अंदर खाने मीटिंग चल रही है, सब कुछ है, लेकिन बाहर जनता जो है वो हम और आप जैसे लोग ये परेशान तो जरूर हैं कि आखिर हमारी सरकार क्या कुछ कह रही है। बाकी दुनिया में सब तरफ से आवाजें उठ रही हैं, सब अपनी बातें, अपने विचार रख रहे हैं मीडिया के सामने, जनता के सामने। देखिए राजीव जी, जरूरी नहीं कि देश का प्रधानमंत्री इस विषय बोले, विदेश मंत्री बोल सकते हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोल सकता है। जो बोलता है मोदी जी के नाम से ही बोलेगा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है? ठीक है, ये हिंदू कार्ड खेलें, अपना CAA को मजबूत करने के लिए उस कार्ड को खेलें, लेकिन कूटनीति का मयार, और खासकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की कूटनीति के मयार को, उसका हिंदूकरण कर दिया आपने, उसके नैरेटिव को आपने बदल दिया और CAA से जोड़ दिया। CAA की जो प्राथमिक जो थॉट है उसको आपने जोड़ दिया कि भाई जो वहां इन 3 देशों से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन ये लोग आते हैं अगर, तो उनको हम प्राथमिकता तौर पे हम नागरिकता देंगे। जो मुस्लिम है वो आपने हाशिए पे छोड़ दिया, जो मुसलमान भारतीय प्रवासी हैं वहां पर, उसको आपने हाशिए पे छोड़ दिया। तो ये आपकी अपने तरीके, आप उसको मजबूत कीजिए। मगर दिक्कत क्या है कि आप बिल्कुल खामोश हैं, मतलब आपका विदेश मंत्रालय खामोश है, वो आंकड़े नहीं दे रहा है कि अभी तक, आज की तारीख जब हम डिबेट कर रहे हैं, उस समय तक कितने भारतीय वहां रह गए हैं। और कितनी शर्मनाक बात है कि तालिबान गुरुद्वारा करते परवान, जो एकमात्र गुरुद्वारा काबुल में है, वहां जाके उनके दफ्तर, उनके गुरुद्वारा साहब के अंदर जाकर वो विजुअल्स दिखाते हैं कि उन्होंने सिखों से जो वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत की, उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, और वो वीडियो क्लिप को उन्होंने चलवाया। तालिबान को क्या पड़ी है अपनी छवि बनाने के लिए? इस सच को तो कम से कम भारतीय अधिकारियों को उस विजुअल्स को चलाने की आवश्यकता थी कि नहीं जी हमारे लोग वहां सुरक्षित हैं और ये लोग गए हैं वहां पर उनको सुरक्षा का आश्वासन देने। उसी तरह से CAA कहाँ मजबूर, आप फ्रांस के राष्ट्रपति को ले आएंगे चुनाव मैदान में ये बताने के लिए कि देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने 31 भारतीयों को, जब आपकी एम्बेसी का पूरा स्टाफ भाग के चला आया दिल्ली, गुजरात चला आया भाग के वहां से जामनगर, उस समय उसके दूसरे दिन फ्रांस अपने विमान से 31 भारतीयों को लेकर पेरिस बुलाता है और भारत सरकार को संदेश देता है
कि आपके 31 लोग हमारे यहाँ सुरक्षित हमारे पास आ गए हैं और उनको आप ले जाने का जैसा भी सुविधा हो आप इंतजाम करिए। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक स्लैप है भारतीय कूटनीति पर, एक तरह से तमाचा है अपने आप में कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो सहयोगी मित्र देश हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके नागरिकों की चिंता कर रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। ये बड़ा विचित्र है। और दूसरा, ये राजनीति देखिए कितना नीचे गिरी हुई है। छापा यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की माँ के यहाँ जो गुलशन नजीर हैं, वो उनकी माँ, उनके घर पे ईडी का छापा पड़ता है और उसका नाम कहाँ टर्न करती हैं, उसको नैरेटिव कैसे बदलती हैं। ये जो छापा मारने ईडी वाले आए हैं, ये तालिबानी तरीका, ये तालिबान है, ये सरकारी तालिबान है। ठीक है, तोता कौआ जो कहना था माजी में कहा लोगों ने, लेकिन अब नया नैरेटिव विपक्ष का नेता भी गढ़ रही है रादर, कि ये तालिबान है। सरकारी कर्मचारी जो है, ठीक है, वो सरकार के पिट्ठू हो सकते हैं, सरकार की तरफ से उनके राजनीतिक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, मगर ईडी का कोई अधिकारी आके आपके माँ के यहाँ छापा मारता है, कागज की जांच पड़ताल करता है, तो आप उसे तालिबान बोल रहे हैं। उसी तरह से ठीक उसका उल्टा हुआ है। किसान आंदोलन जब चल रहा था तब ये लोग सत्ता पक्ष के जो लोग थे या जो इनके खासकर बड़बोले नेता थे, वो उस समय तालिबान का कार्ड नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रुप है उस ग्रुप का उन्होंने नाम लिया। ये वो लोग हैं। तो कुल मिला के राजीव जी, लगता है कि नैरेटिव को बार बार आप तोड़ मरोड़ की इस तरह से पेश कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आप ठीक है, आपकी इकोनॉमी भी तो ध्वस्त हो रही है कहीं ना कहीं। ये नहीं, भारत सरकार का काम था ये बताना कि जो ट्रेड हमारा पाकिस्तान कंधार काबुल से चल रहा था, अफगानिस्तान से ट्रेड चल रहा था, उसका रूट अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। यहाँ तमाम जो मीडिया है वहां खबरें चल रही है कि तालिबान ने रद्द कर दिया, ट्रेड रद्द कर दिया, भारत सरकार ने रद्द कर दिया। वास्तविकता ये कि जब तक वो फॉर्मेशन, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक ट्रेड को उन्होंने स्थगित कर रखा है। और जो जिस रूट से भारतीय माल यहाँ से आता जाता था, कराची रूट से, फिर वहां से लैंड रूट से जाता था काबुल सीमा तक, वो अभी रुका पड़ा है। पाकिस्तान खुद रोक रखा है और उनकी सहमति से रोक रखा है। तो आप उन चीजों से भारतीय श्रोताओं को, भारतीय अपने वोटर्स को अवगत क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको इन सब चीजों को बताने में? तो मिस इन्फॉर्मेशन को आप पूरा मौका दे रहे हैं कि चलो जिसको जो मन में आए, खुला किल फर्रुखाबादी है, जिसको जो समझ में आए वो बोले, चारों तरफ बोले। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सवाल यही है जयशंकर जी कि क्या ये आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश, या आपदा में ऑलरेडी अवसर तलाश ली है सरकार ने, खासकर मोदी सरकार ने, और अभी जिस चुप्पी की हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि जो हमारे देश में जो राजनीति का तालिबानीकरण या राजनीति में तालिबान को जो लाया जा रहा है, इस पर और खासकर जो हमारी डिप्लोमेसी है उस पर आपके विचार जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और आने वाले समय में जो राजनीति है उसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? तो किस तरह की सरकार होगी, कौन उसमें राष्ट्रपति होगा, कौन विदेश मंत्री होगा, या क्या उनकी नीतियां होंगी, इस तरह का कुछ अभी सामने आया नहीं है। तो जब तक नहीं आता है तो ठीक है, सरकार भी हो सकता है कि वॉच कर रही होगी, देख रही होगी, कि जब उसका क्लियर कट स्वरूप सामने हो जाए तो फिर हम रिएक्ट करें, ये बात तो हो सकती है। और ये डिप्लोमेसी में होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक चीन का नाम आप किस डिप्लोमेसी के साथ नहीं ले पा रहे हैं, हमारी थोड़ी समझ से परे की बात है, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चीन तो आपको चारों तरफ से घेरते हुए चला जा रहा है। चीन ने सबसे पहले उसको हजारीबाग को मान्यता भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखना होगा। और जैसा अभी पुष्परंजन भी कह रहे थे ना कि भाई एक जो मिस इन्फॉर्मेशन का एक माहौल जो बन जाएगा ना, कि उसको लेकर के कोई किसी पर आरोप लगाएगा, कहीं झगड़े होंगे, कहीं मारकाट भी हो सकती है, कहीं उत्तेजना फैल सकती है। और भाई सरकार को क्लियर करना चाहिए अपना स्टैंड। जब तक क्लियर नहीं होगा कि भाई तालिबान के बारे में हमारा सोच क्या है, सीधी सी बात है कि अगर आप कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, हमारे दिमाग में तालिबान की जब सरकार आएगी तो उसके साथ भारत सरकार के जो रिश्ते होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरपंथ,
के आधार पर खड़ा हुआ जो भी समाज होगा, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, सीधी सी बात। वो इस्लाम की सत्ता की बात कर रहे होंगे, हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग। जैसे मैंने अभी शुरू में पहली बार कहा ना आपसे कि तालिबान के लोग किसको मार रहे हैं, वहां जो भी मारे जा रहे हैं लोग, चाहे महिलाएं हैं, जब मेयर रही थी, या जो वहां के और लोग भी जो मारे जा रहे हैं या अपहरण जिनका हो रहा है, वो मुसलमान ही है। और हमारे देश में महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? किसी मुसलमान ने नहीं की थी, किसी पारसी ने, जैन ने, बौद्ध ने या ईसाई ने नहीं की थी, हमारे हिंदू ने की थी। तो धर्म का जब आप खेल खेलेंगे, धर्म की राजनीति जब शुरू करेंगे आप, और इस ढंग से जब बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये लाएंगे और वो करेंगे, तो उसमें यही सब होने वाला है। जो आज वहां हो रहा है वही कल हमारे हिंदुस्तान में होगा। तो आप उस पर जब अगर रोक लगाएं कि नहीं लगाएंगे, इस पर, इसके बारे में तो कुछ ना कुछ आपको बोलना चाहिए। अगर हम अपने यहाँ हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने वालों को, या जिस ढंग से हम टीवी चैनलों पे या और जो सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, कोई स्वामी किस तरह से बातें कर रहा है, कोई भगवाधारी जो है कि कितने मुसलमानों को ऐसे काट डालेंगे, ऐसे मार डालेंगे, ये कर देंगे, तो ये सब क्या है? जब तक इस पर आप रोक नहीं लगाते हैं तो तालिबान या किसी के बारे में बात करने का क्या अधिकार? और हमारे जो डिप्लोमेटिक हित है, राजनयिक हित है, आर्थिक हित है, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनय में हमको उसकी सुरक्षा का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक आपदा में अवसर की बात है, जो अभी कर रहे थे ना, प्रकाश भी कर रहे थे कि साहब ये बताएंगे कि साहब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक कारण थे जिसके चलते अफगानिस्तान में जो भारतीय थे वो लौट के आ गए। क्योंकि मीडिया आपके साथ है, प्रचार तंत्र आपके साथ है, कनफुकवा तंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है वो आपके साथ है। तो कानों कान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब मिला करके आप फैला लेंगे। लेकिन अभी जो पुष्परंजन कह रहे थे, ये बात तो आपके गाल पे तमाचा है ना कि साहब फ्रांस ले जा रहा है हमारे 21 लोगों को वहां से उठा करके, और ले करके वो कह रहा है कि भैया आप अपना ले जाओ, अपने आपके लोग हैं। हमारे लोगों ने तो चिंता नहीं की, हमारे लोगों तो आधा जहाज लेकर के, आधा विमान लेकर के वापस चले आए थे। और सवाल है कि इसी महापुरुष या इतने महानायक के रहते हुए तो पुलवामा में अटैक हुआ था ना, तो उसके बारे में आप क्या, उसको बताना चाहिए ना कि हमारे जो इतने महत्वपूर्ण, इतने प्रधानमंत्री ताकतवर, दुनिया में सबको दिशा देने वाले प्रधानमंत्री के रहते पुलवामा कैसे अटैक हो गया था। ये भी तो देखने वाली बात है, इस पर आप कभी बता नहीं पाते हैं। और अभी देखिए महबूबा मुफ्ती का अभी बयान आएगा ना, कल अखबारों में जब छपेगा तो देखिए सोशल मीडिया में कितना शुरू हो जाएगा। उसमें एक आदमी नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में हमारा विपक्ष भी बहुत निकम्मा है, इसलिए हम उसमें कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और मीडिया में जो है ही है कि भाई आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार क्यों चलाई थी? जो आज हमारे भाई लोग बोलेंगे कि साहब ये तालिबानी है, ये पाकिस्तानी, अगर वो कहती है कि साहब पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अब दुनिया भर से बात कर रहे हैं तो उससे भी बात करने में क्या हर्ज है, तो वो पाकिस्तानी हो गई। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ आपने सरकार चलाया, एक झंडा एक निशान की आप बात करते थे, और आपका उप मुख्यमंत्री जहां बैठता था महबूबा मुफ्ती के पास, वहां दो झंडा, दो निशान रहते थे, एक रहता था तिरंगा, दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा रहता था। तो आपको शर्म भी नहीं आती थी, लोक लाज जरा आपको था ही नहीं कुछ भी। तो आज आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है, तालिबानी है। और किसानों को जिस तरह से आपने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, तो हर चीज में, चूंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि आपके साथ मीडिया है, आपके साथ पूरा भोंपू तंत्र है, प्रचार तंत्र है, उसके जरिए आप अपने गलत कामों को भी सही जायज ठहरा लेते हैं। तो इसलिए हो सकता है इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल तो इतिहास इसका हिसाब करेगा ही करेगा ना। कि जब हमारा देश जो है चारों तरफ से घिर रहा था, उस समय हमारा जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहा था? भाई आज पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया को छोड़ दीजिए, हमारे हिंदुस्तान की जितनी सीमाएं जिन जिन देशों से लगती है, हम दावे के साथ किस देश के बारे में कह सकते हैं कि वो देश हमारे साथ खड़ा है? कल को कोई बात अगर आएगी हमारे यहाँ, कोई दुश्वारी होगी, तो कौन सा देश हमारे साथ खड़ा होगा? नेपाल होगा, मालदीव होगा, श्रीलंका होगा, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, कौन होगा? जो भूटान हमारे आर्थिक रामोकरम पर जी रहा है, वो भी अब धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा है। बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि साहब अगर चीन से हमारे आर्थिक हित रखते हैं तो हमको कोई हर्ज नहीं है उसके साथ हाथ बढ़ाने की। तो ऐसे में क्या है, मतलब आपकी डिप्लोमेसी, आपका राजनय, आपकी विदेश नीति, आपकी कूटनीति कहाँ है भाई? आपको ये तो बताना चाहिए ना, कम से कम ये तो बता दो कि आपके साथ कौन है, कौन खोटे। पाकिस्तान भारत का जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, सोवियत संघ आपके साथ खड़ा हुआ था। आज अगर हो जाए, कल को कुछ बात हो जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी तालिबान मिलकर के अगर हमारे साथ
कुछ करें, हमारे कश्मीर में आकर के वो अगर कुछ दखलंदाजी करना शुरू कर दें, तो क्या सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होगा? क्योंकि सोवियत संघ मतलब रूस जो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि रूस ने तो तालिबान को मान्यता दे दी है। चीन पहले ही से पाकिस्तान के साथ गलबैया कर रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो किसके हवाले हम हैं? हमारा कौन है? कौन दुनिया में माई बाप है? माई बाप एक जो है वो अपने आर्थिक हित देखता है। जब तक उसके आर्थिक हित हमसे सधेंगे तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो आराम से उसको छोड़ने में कोई 2 मिनट का देर नहीं लगेगा। और तालिबान को तो खड़ा ही किया था ना अमेरिका ने, तो ठीक है, वो फिर तालिबान अमेरिका एक हो जाएगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए सही बात यही है कि पहली बात तो ये कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार को अपना एक प्रवक्ता के जरिए जो भी हो एक राय तो बनानी चाहिए, ताकि हमारे देश में कम से कम इसको लेकर के ऐसा माहौल न बन जाए कि एक दूसरे से लोग लड़ने लग जाएं कि तुम तालिबानी, तुम पाकिस्तानी, तुम ये फलाना ढकाना, ये सब करना शुरू कर दें। तो इससे बचाने के लिए एक ऐसा माहौल रहे कि भाई ठीक है, जो कहे विदेश नीति का मामला सरकार का होता है, सरकार की जो विदेश नीति होती है उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है सब लोग खड़े होंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई इस तरह से बातें आनी शुरू हो जाए, लोग पक्ष में विपक्ष में कुछ बोलना शुरू कर दें। और देखिए एक चीज आप हर बार कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से कर रहा हूं मैं, कि अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान कुछ भी नहीं होता है। कट्टरपंथ सबसे बुरा होता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। और उससे जो सबसे बड़ा खतरा होता है वही आज खतरा हमको दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के समाज में भी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में भी जो कट्टरपंथी ताकतें जिस जंग से फिर उठा रही हैं, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी जो कर रही हैं, उसके नतीजे भी हम आए दिन सड़कों पे देख ही रहे हैं। तो इसलिए कट्टरपंथ को हटा करके कट्टरपंथ के विरोध में लोगों को लामबंद होने की जरूरत है, और उसमें अगर सरकार कोई पहल कर सकती है तो अच्छी बात है। जी राज, बहुत सही बातें आपने कही। और तीनों हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं ये इन्होंने अपने अपने विचार रखे, और खासकर हम ये समझने जानने की कोशिश आज लगभग 1.25 घंटे हमने यही की कि आखिर तालिबान शब्द जो है जिस प्रकार हमारे देश में अब प्रचलन में आ रहा है, और प्रचलन इस ढंग से कि बांटो और राज करो, तो क्या ये बांटो और राज करो की जो स्थिति है, ये स्थिति अंग्रेजों से शुरू होकर के अब आने वाले समय में जो चुनाव का समय है वहां पर भी इसको देखने का हम लोग कहीं ना कहीं ये नजारा जो है हम देखेंगे, ये समझने की इस वक्त हम कोशिश कर रहे थे पूरे 1.25 घंटा। और बहुत सारे साथी लगातार जुड़े रहे, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी एक अलग तरह का माहौल आज दिखाई दिया, बहुत प्रेम बांटते हुए दिखाई दिए बहुत सारे लोग। हमारे बहुत सारे साथी प्रशांत जी, विष्णु जी, आपसा खान और सीमा खातून और ऐसे तमाम लोग जो हैं आपस में प्रेम बांट रहे थे, ये भी अच्छी बात है। मैं लगातार चुपचाप आप लोगों के विचारों को सुन रहा था और कमेंट बॉक्स में बहुत मजा ले रहा था। आज बहुत मजा आया कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों। ये अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम एक दूसरे से प्यार तो बांटते हैं, और यही तो हम यहां भी जो कर रहे हैं इस चैनल के जरिए, यही प्यार बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नफरत को दूर कीजिए और प्यार बांटिए, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत सारे साथी जो उसैद अहमद भी हमारे साथ बने रहे, मनप्रीत बने रहे हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ आलम हैं, कायम खान हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं, मोहम्मद अहमद लिख रहे हैं, सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन सरकार आपकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी, आपका सरकार पर कुछ असर नहीं होगा। भाई हम तो जनता हैं, आपकी तरह सरकार पर असर हो ना हो, लेकिन अपनी बात तो रखें हम और आप, तभी तो बात बनेगी। डीएल मीना हमारे साथ में, समीर शर्मा गुड नाइट लिख रहे हैं, मोहम्मद अशरफ आलम भी हैं, सैयद फारूक भी हैं, असलम चिश्ती भी हैं, तमाम साथी लगातार बने रहे, मुनीर अहमद, कुंदन बिहारी, मोहम्मद इमरान शेख, बहुत सब। असलम लिख रहे हैं हमारी सरकार की विदेश नीति के कारण हमारा पुराना मित्र दोस्त रूस तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्दुल जब्बार हैं, हेलो लिख रहे हैं, विष्णु प्रसाद धन्यवाद राजीव जी कह रहे हैं, मोहम्मद सलमान हैं हमारे साथ, राम जी हैं, आपसा हैं, राजीव सर मैं अपना भैया लोग से बहुत प्यार करती हूँ लिख रही हैं। तो डीएल मीना है, मेंटोर मैक्स हैं, तो अब साथियों प्रशांत मिश्रा भी हैं जो थैंक्स लिख रहे हैं, आपसा जी को थैंक्स लिख रहे हैं। खैर बादशाह भी हमारे साथ, मेंटोर भी, मोहम्मद अशरफ भी। तो तमाम साथियों अब आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले अपने तमाम जो हमारे तीनों पैनलिस्ट इन लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद जयशंकर जी, और बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी।
और जयशंकर जी ने जैसा कहा था कि जैसे सवाल और जो विचार जो सब्जेक्ट है इस पर अगर घंटा बैठे तब भी कम है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को 3 दिन 4 दिन पहले जब कर रहा था तभी बोला था कि आने वाले समय में तालिबान अफगानिस्तान और हमारे देश में उसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बहुत बार हम लोगों को चर्चा करनी होगी। तो आगे भी उम्मीद यही है। कल रविवार है, कल आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक देखते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, वो वापस आते हैं कि नहीं। और हम यही कामना करते हैं सब सुरक्षित रहें और वापस आएं, और हमारे देश की जो सरकार है वो लाने में मदद करे। खैर, तो सबसे पहले आप तीनों को शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद आप तीनों को एक बार फिर से, और बहुत धन्यवाद तमाम साथियों। आप सबको भी उसैद अहमद कह रहे हैं कि राजीव जी कम से कम पूरी बात बोला करें, कम से कम पूरी बात बोला करें। जी कम ही बोलूंगा अब। उसैद अहमद जी, विष्णु प्रसाद कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, म्यो की दादा गर्ल, देवेन चटर्जी गुड नाइट लिख रहे हैं, प्रशांत मिश्रा भी हैं, जमशेद कमुआ भी हैं, मनप्रीत भी हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों से भी विदा लेता हूं, और अब सोमवार को आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।